वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th हिंदी की जो बुक है उसकी पोएम गीत अगीत पूरा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो देखिए, गीत अगीत कौन सुंदर है। सबसे पहले तो गीत का मतलब तो हमें पता है कि सॉन्ग होता है, बट ये अगीत क्या होता है। अगीत जो राइटर ने यूज़ किया है ना वर्ड, इसका ये मतलब निकलता है कि जो चीज़ गाई ना जा सके या फिर एक्सप्लेन ना की जा सके या फिर समझाई ना जा सके। तो अब राइटर कन्फ्यूजन में है कि गीत या फिर अगीत इनमें से कौन सुंदर है, यानी कि जो बातें हम लोग कह सकते हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं या फिर जो फीलिंग्स मन में दबी हुई हैं, छुपी हुई हैं, वो फीलिंग्स ज़्यादा सुंदर हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, गाकर गीत विरह के तटनी। तो विरह होता है जुदाई या फिर अलग हो जाना। तटिनी, तटिनी होता है नदी तटों के बीच बहती हुई नदी। तो यानी कि इस तरीके से जैसे कि रिवर बह रही है और ये क्या है, ये तट है, कोने हैं और बीच में नदी बह रही है। तो किनारे पर बहती हुई नदी, क्योंकि वो आगे बढ़ती जाती है, नदी तो रुकती नहीं है, तो वो विरह गीत गा रही है। यानी कि नदी पेड़ पहाड़ जंगल सबको पार करती हुई आगे की तरफ चलती जाती है और फिर समुंदर से मिल जाती है। क्योंकि वो सबसे बिछुड़ती जाती है ना, इसलिए वो विरह गीत, बिछड़न का यानी कि अलग होने का गीत गाती है। वेगवती बहती जाती है। वेगवती यानी कि बहुत ही वेग से, यानी कि बहुत ही तेज गति से वो बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तो अब वो हर समय बहती जा रही है, बहती जा रही है, सबसे अलग होती जा रही है। तो अपना दिल हल्का करने के लिए वो उपलों से, यानी कि जो नदी का किनारा है उससे बात करती हुई जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता। अब उसी तट पर एक गुलाब का भी पेड़ है। देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अब गीत कौन गा पा रहा है? गीत गा पा रही है नदी। और गीत कौन नहीं गा पा रहा है, यानी कि अगीत कौन है? अगीत है यहाँ पर गुलाब का पेड़। तो गुलाब का पेड़ ये सोच रहा है कि ईश्वर ने, विधाता यानी कि गॉड, भगवान ने मुझे स्वर नहीं दिया। क्योंकि देखिए, नदी तो आवाज़ करती है बट गुलाब का पेड़ तो कोई आवाज़ नहीं करता है ना। तो वो कह रहा है, विधाता ईश्वर, आपने मुझे कोई स्वर नहीं दिया, आपने मुझे आवाज़ नहीं दी। अगर मेरे को आवाज़ दी होती तो मैं भी अपना गीत, अपने पतझर का गीत, यानी कि जब पतझर होता है तो पत्ता काफ़ी अकेला हो जाता है ना, तो वो अपना दुख दूसरों को बता पाता, अपना गीत भी वो सुना पाता। तो गीत कौन सुना पा रहा है? नदी सुना पा रही है। और यहाँ पर गुलाब का पेड़ अपना गीत यानी कि अपनी कहानी किसी को नहीं बता रहा। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो पाटल यहाँ पर गुलाब है और निर्झरी झरना या फिर नदी है। तो अब राइटर कह रहे हैं, नदी तो अपना गाना जो है सुनाए जा रही है दुनिया को, पर जो ये पाटल है ना, गुलाब है, ये किसी को भी अपनी बात नहीं बता पा रहा है। तो अब बताओ, गीत ज़्यादा सुंदर है या फिर अगीत ज़्यादा सुंदर है? नेक्स्ट जो है, अब एक और नेचर की चीज़ ली है राइटर ने, उसमें भी गीत और अगीत वो डाल रहे हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर। शुक होता है तोता, पैरट। तो राइटर कह रहे हैं, एक जो पैरट है, तोता है, वो घनी मतलब बहुत ही घना सा पेड़ है, उसकी डाल पर बैठा है। जो खेतों पर छाया देती, मतलब एक ऐसे पेड़ पर है जो बहुत ही घना है और खेतों को छाया देने वाला वो पेड़ है। पंख फुला नीचे खेतों में, शुकी बैठे अंडे हैं सेती। तो यानी कि फीमेल पैरट जो है वो नीचे की तरफ बैठी हुई है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में, ये जो पैरट है ये ऊपर बैठा हुआ है और ये जो फीमेल पैरट है ये नीचे बैठी हुई है और ये अंडे को से रही है। मतलब जो अंडा होता है उसको गर्मी चाहिए होती है ना, तभी तो फिर वो बड़ा होकर के मतलब चूज़ा बनता है। तो जो तोता है वो ऊपर वाली डाली पर बैठा है और जो फीमेल तोता है यानी कि जो मैना है वो नीचे की तरफ है। अब आगे राइटर बोलते हैं, गाता शुक जब किरण वसंती। तो गाता शुक जब किरण वसंती, किरण वसंती यानी कि देखो, किरण जो होती है ना वो सन की रे को बोला जाता है। तो राइटर बोलते हैं कि जब तोता गाना गा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सूर्य की किरणें अपनी कोई भाषा बोल रही हैं। छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। यानी कि ये देखो,
पैरट तो अपना गाना गा पा रहा है या मगर जो शुकी है, जो फीमेल पैरट है, वो अपना गाना नहीं गा पा रही है। पैरट देखो ऊपर साइड बैठा हुआ है पेड़ के, तो जब ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट में जो सन की रेज छन छन कर आती है ना, थोड़ी थोड़ी रेज आती हैं, वो रेज मिल रही हैं फीमेल पैरट को। अब फीमेल पैरट जब तोते का गाना सुन रही है तो उसका भी बड़ा मन कर रहा है कि वो भी गाना गाए, मगर वो ना अपने जो मन की बात है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर यही बोला गया है, गाता शुग तब किरण वसंती, तो वो तो जो है सुबह सुबह की सूरज की किरणें के समय जब आ रही हैं उस समय पर जो है गाना गा रहा है तोता। तो किंतु शुकी जो है फीमेल पैरट है कि गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, यानी कि वो उमड़ तो रहे हैं जो फीमेल पैरट है उसके गीत, मगर वो उसके मुँह से ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, यानी कि जो मेल पैरट है उसकी आवाज़ पूरे जंगल में फैल रही है। फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अब जो गाना गा रहा है वो काफ़ी रोमांटिक टाइप का गाना है। ये गाना सुन करके जो फीमेल पैरट है ना, उसके पंख काफ़ी फूल गए हैं, ऊपर की तरह उठ गए हैं ऊपर की तरफ, और ऐसा करके वो अपनी खुशी का इजहार कर रही है, अपने पंख फैलाकर उसके पंख फूल गए हैं। तो पैरट का गाना सुनकर फीमेल पैरट बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, और बट वो गाना नहीं गा पा रही है। तो राइटर बोल रहे हैं कि बताओ गीत सुंदर है कि अगीत सुंदर है। अब थर्ड जो स्टैंजा है उसमें भी एक तरह से सेम ही चीज़ आती है। दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। तो दो प्रेमी हैं, ठीक है, दो लवर्स हैं। अब एक यानी कि जो मेल लवर है ना, वो तो सांझ को शाम के समय आल्हा गाता है, एक लोक काव्य, मतलब आप समझ लीजिए जो मेल है ना लवर, वो गाने गा रहा है शाम के समय। पहला स्वर उसकी राधा को, उसकी राधा यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड को घर से यहाँ खींच लाता है। तो जैसे ही उसका बंदी का बॉयफ्रेंड गाना शुरू करता है तो एकदम से ना, मतलब वो बंदी से, गर्लफ्रेंड से ना रहा नहीं जाता है घर में, और वो बाहर की तरफ आ जाती है, उसके घर से अपने घर से खींची चलिए आती है वो बाहर की तरफ जब अपने बॉयफ्रेंड का गाना सुनती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। अब वो नीम की छाया में खड़ी होकर छुपकर जो है इस बंदे का, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड का गाना सुनती है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, बिधना यूँ मन में गुनती है। अब वो ये सोच रही है कि मैं इस गीत की कड़ी क्यों नहीं हो गई, यानी कि मैं इस गीत के लिरिक्स का पार्ट क्यों नहीं हो गई, या फिर मैं ये गीत क्यों नहीं बन गई, वो ये सोच रही है। बिधना यूँ मन में गुनती है, यानी कि वो अपने भाग्य के बारे में अपने मन मन में ही सोचती है कि भाई वो तो गाना गा रहा है, इतना अच्छा गाना गा रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, काश मैं भी उस गाने की एक पंक्ति बन जाती, एक कड़ी बन जाती मैं भी उस गाने की। वो ये सोच रही है कि मैं इस गाने का हिस्सा क्यों नहीं हूँ, पेड़ के नीचे खड़ी हुई, और वो बहुत एंजॉय भी कर रही है। फिर से राइटर यही कहते हैं कि वह गाता पर किस वेग से, फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो प्रेमी जो है ना, इस प्रकार एक प्रेमी गीत गाकर अपनी सुंदरता का मतलब बखान कर रहा है, दूसरी ओर चुप रहकर भी प्रेमिका उतने ही प्रभावशाली रूप से अपने प्यार को व्यक्त कर रही है, इसलिए उसका अगीत भी किसी मधुर गीत से कम नहीं है। तो देखिए, जो बोल पा रहा है उसका गीत भी बहुत सुंदर है, और जो नहीं बोल पा रहा है ना, उसका गीत भी बहुत सुंदर है, क्योंकि उसके जो मन के एक्सप्रेशंस हैं ना, वो इतने ब्यूटीफुल हैं कि वो बिना बोले ही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। जैसे कि गुलाब भी खुद को बिना बोले एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो फीमेल पैरट है वो भी खुद को एक्सप्रेस कर पा रही है बिना बोले, अपने पंख उठाकर, अपनी खुशी दिखाकर। ऐसे ही ये नीम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई जो विमेन है, ये भी अपने एक्सप्रेशन से ही अपनी खुशी को दिखा पा रही है। तो सबका गीत, चाहे वो गीत हो चाहे वो अगीत हो, दोनों के दोनों ही काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। तो ये हम लोगों ने पूरी पोयम देखी है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान, क्लास 9th हिंदी स्पर्श गीत अगीत जो पोयम है उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को बोला गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी का किनारों से कुछ कहते हुए बह जाने पर गुलाब क्या सोच रहा है।
इससे संबंधित पंक्तियों को लिखिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ना पंक्तियाँ ही देख लेते हैं कि कौन सी हैं। तो इससे संबंधित पंक्तियाँ हैं, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो देखिए ये जो पोएम है इसका नाम है गीत अगीत। तो देखो गीत का मतलब होता है जो बात हम लोग बता पाते हैं, अगीत यानी कि जो बात हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उसको राइटर ने यहाँ पर अगीत कहा है। तो कवि कहते हैं कि जो रोज़ होता है ना, जो गुलाब का पौधा है जो कि नदी के किनारे लगा हुआ है, वो खड़ा खड़ा ये सोच रहा है कि अगर विधाता यानी कि ईश्वर मुझे ज़बान देते तो मैं भी अपना दुख बता पाता कि जब पतझड़ के समय पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो मुझे कैसा महसूस होता है। नदी, अब देखते हैं आंसर, नदी किनारों को अपना विरह गीत सुनाते भागे जा रही है। विरह गीत, विरह मतलब दूर जाना। तो नदी बहुत तेज़ बहती है, किनारे पे एक जगह पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती, तो इसीलिए वो अपना गीत सुनाते चलती है कि कितनी सारी जगहों को मैं छोड़ के आ गई हूँ। तो नदी किनारों को अपना विरह गीत सुनाते भागे जा रही है। नदी को ऐसा करता देख किनारे पर खड़ा गुलाब सोचता है, यदि विधाता ने उसे वाणी दी होती तो वह भी पतझड़ के सपनों का गीत संसार को सुनाता। नेक्स्ट है, जब शुक गाता है, यहाँ पर तोता एक बर्ड की बात की गई है। तो शुकी यानी कि फीमेल बर्ड, शुकी के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है जब शुक गाता है रोमांटिक सॉन्ग्स उसके लिए। तो जो शुकी है वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो चाहती है कि वो भी इसी तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। तो देखो इसका आंसर है, वसंती किरणों के स्पर्श से प्रसन्न हो शुक जब गीत सुनाता है तो वह गीत शुकी के मन को छू जाता है, उसके पंख फूल जाते हैं, उसके मन में भी स्नेह भरे गीत उमड़ने लगते हैं, पर वह गा नहीं पाती है, उसका हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। तो वसंती किरणों के स्पर्श यानी कि जब सुबह 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 अर्ली मॉर्निंग होती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, अपने सॉन्ग सुनाती हैं, तो जो शुक है ना वो अपनी शुक यानी कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रोमांटिक गाने गा रहा होता है। तो जो गर्लफ्रेंड है शुकी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि वाओ कितने प्यारे सॉन्ग गा रहा है, वो भी चाहती है वो गाना गाए, मगर वो अगीत हो जाती है, मतलब वो गा नहीं पाती, उसको समझ नहीं आता है, बस वो खुश बहुत हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रेमी जब गीत गाता है तब प्रेमिका की क्या इच्छा होती है? तो इसका आंसर है, जब प्रेमी प्रेम गीत गाता है उसके गीत का पहला स्वर उसकी राधा यानी कि प्रेमिका को उसके पास खींच लाता है, वह नीच की छाया में चोरी चोरी गीत को सुनती है। तो वो पेड़ की छाया में जो है चोरी चोरी गीत को सुनती है, वह भाव विभोर हो उठती है, उसकी इच्छा होती है कि वह गीत की कड़ी बनकर प्रेमी के होठों को स्पर्श कर ले। तो जब सॉन्ग गाता है, जो प्रेमी है यहाँ पे जो लवर है, वो जब एक सॉन्ग गाता है रोमांटिक सा, तो जो प्रेमिका है उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो चोरी चोरी चुपके चुपके इसके सॉन्ग को सुनती है, भाव विभोर हो जाती है। भाव विभोर मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वो हो जाती है, उसका मन करता है कि वो अपने प्रेमी के होठों को जा मतलब बेसिकली उसको जाके किस कर ले, और वो ये चाहती है कि जो वो गाना गा रहा है ना वो गाना वो भी गा पाए, मतलब वो उस गाने का एक हिस्सा बन जाए, ऐसा प्रेमिका चाहती है। नेक्स्ट है, प्रथम छंद में वर्णित प्रकृति चित्रण को लिखिए। तो जो फर्स्ट है पैरा, उसमें जो पोएट हैं उन्होंने किस तरीके से नेचर को डिस्क्राइब किया है ये बताना है। कविता के प्रथम छंद में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। सजीव यानी कि प्रकृति को एक ह्यूमन की फॉर्म में दिखाया गया है कि वो बात कर सकती है। कवि ने नदी को विरहणी नायिका के रूप में चित्रित किया है, जो अपना दिल हल्का करने के लिए किनारे से बातें करती तेजी से सागर की ओर भागी जा रही है। विरहणी नायिका मतलब जो दूर जा रही है, एक हीरोइन है जो अपने प्यार से दूर जा रही है और वो अपना गाना किनारे को, जो जैसे ये नदी है ना, नदी ऐसे ऐसे करके बहती है, तो ये बीच में नदी है और ये किनारा होता है नदी का, तो नदी इसको सॉन्ग सुनाते हुए चल रही है। नदी के किनारे खड़ा गुलाब इसलिए व्यथित है यानी कि इसलिए दुखी है क्योंकि विधाता द्वारा स्वर न दिए जाने से वह अपनी पतझड़ की कहानी संसार को सुना नहीं पा रहा है। क्योंकि भगवान ने पेड़ को तो वॉइस नहीं दी है, इसलिए वो सोच रहा है कि
ईश्वर ने मुझे आवाज़ नहीं दी तो मैं अपनी जो स्टोरी है वो कैसे सुनाऊं। प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो नेचर का और जो एनिमल्स हैं इनका कैसा रिलेशनशिप होता है, बहुत अच्छा, क्योंकि सारे एनिमल्स नेचर में ही रहते हैं, हम इंसानों ने ही तो घर बना लिए हैं, राइट। तो देखते हैं, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों का संबंध आदिकाल से रहा है, यानी कि बहुत ही पुराने समय से, इनफैक्ट हमेशा से रहा है। उनका यह संबंध आज भी घनिष्ठ है, यानी कि बहुत पक्का संबंध है पशु पक्षियों का और नेचर का। एक और पशु पक्षी अपने भोजन, आवाज़ एवं आश्रय के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, तो वहीं पशु पक्षी प्रकृति का श्रृंगार बनकर उनका सौंदर्य बढ़ाते हैं। यदि जंगल में पशु पक्षियों का कलरव ना गूंजे तो कितनी चुप्पी सी होगी। इसके अलावा पशु पक्षी प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखने में भी अपना योगदान देते हैं। आप लोग ना चैप्टर पढ़ेंगे आर एनवायरनमेंट, या फिर बचपन से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि नेचर, जो पेड़ पौधे हैं वो बर्ड्स पे या फिर बाकी जानवरों पे कितना डिपेंड करते हैं। पेड़ जो है, पेड़ के बीज कौन फैलाता है? चिड़िया, बटरफ्लाइज, है ना। साइंस में हमने पढ़ा है कि स्पोर्स जो होते हैं वो हर जगह फैलाए जाते हैं। चिड़िया जैसे कि क्या करती है, बीज खा लेती है, फिर उसके बाद वो कहीं और उड़ के चली जाती है, वहाँ पॉटी कर देती है जा करके, तो फिर वो वहाँ पर भी पेड़ उगाता है। तो इस तरीके से पेड़ पौधे, जीव जंतु आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे का सौंदर्य बढ़ाते हैं। और हमने देखा है ना, नेचर में कितने सारे जानवर होते हैं, जैसे कि एल्जाई, फंगाई वगैरह, ये गंदगी को साफ़ करते हैं। जैसे कि सूअर होता है, वो भी गंदगी खा जाता है ना। जो चील जो होती है, ये सब गंदी चीज़ें खाती हैं, कौवे हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एनवायरनमेंट क्लीनर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य को प्रकृति किस रूप में आंदोलित करती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर है, मनुष्य को प्रकृति नाना रूपों में आंदोलित करती है, एक्साइट करती है या फिर रिवोल्ट की कंडीशन पैदा करती है। इस क्रम में बात प्रातः से शुरू करें तो प्रातःकालीन सूर्य हमें प्रसन्नता से भर देता है। अगर आप लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ऑब्वियसली स्कूल जाते हैं तो जल्दी उठते होंगे, तो देखा करिए कि सुबह सुबह ना जो सनराइज़ होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। हरियाली हमारी आँखों को सुहाती है, ओस की बूंदें हमें अपनी ओर खींचती हैं। आसमान में छाए काले काले बादल मन में उल्लास एवं मस्ती जगाते हैं तथा मन को खुशी से भर देते हैं। शाम को छिपता सूर्य मन को शांति से भर देता है। इसके अलावा नदी, पहाड़, झरने, पेड़ पौधे, फूल आदि विविध रूपों में आंदोलित करते हैं। तो बेसिकली एक्साइट करते हैं। आपको किस तरीके से नेचर एक्साइट करता है? सुबह कभी अगर आपने सनराइज़ देखा हो, बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप में से कोई बीच के आसपास रहता हो तो सनराइज़ और सनसेट तो गजब का होता है बीचेस पर। या फिर अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप लोग नोटिस करेंगे कि हवा बहुत ठंडी होती है। इनफैक्ट बहुत गर्मियों में भी पेड़ों के आसपास घूमना, ओस पर नंगे पाँव चलना बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, सभी कुछ गीत है, अगीत कुछ नहीं। कुछ अगीत भी होता है क्या? स्पष्ट कीजिए। सब कुछ गीत है यानी कि सब कुछ एक्सप्लेनेबल है। क्या कुछ ऐसा है जो बताया या समझाया नहीं जा सकता? तो इसका देखिए आंसर है, हमारे जीवन में विभिन्न अवसरों पर मन में तरह तरह के भाव उठते हैं। इनमें जिन भावों को अभिव्यक्ति का स्वर मिलता है वे गीत बन जाते हैं और दूसरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ अगीत भी होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी अभिव्यक्ति का स्वर नहीं दे पाते। यानी कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी को भी बता नहीं पाते हैं, वही अगीत होता है। और जो बातें हम दूसरों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझा पाते हैं, बता पाते हैं, उसको हम लोग गीत बोलते हैं। गीत अगीत के केंद्रीय भाव को लिखिए। तो गीत अगीत कविता का केंद्रीय भाव है प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण। इनमें नदी, गुलाब, किनारों के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य, शुक-शुकी के माध्यम से जीव जंतुओं में प्रेम भाव तथा प्रेमी एवं उसकी राधा के माध्यम से मानवीय राग का चित्रण किया गया है। कविता में प्रेम के मुखरित और मौन दोनों अभिव्यक्तियों को सुंदर बताया है, क्योंकि गीत की गूंज सुनने में अच्छी लगती है पर अगीत की अनुभूति भी उतनी ही अच्छी लगती है। तो राइटर कहते हैं, गीत अगीत जो बात बताई जा सकती है, एक्सप्लेन की जा सकती है, वो गीत है। तो प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जाती हैं या हमें समझ में आती हैं, वो भी अच्छी लगती हैं। बट कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते हैं, बट सिर्फ हम उनको कई बार सिर्फ महसूस कर पाते हैं, वो भी हमें बहुत प्यारी लगती हैं। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया है राइटर ने, कि चिड़िया जो है वो एक कपल है, वो एक दूसरे को मतलब कितना उनमें इमोशनल अटैचमेंट है, वही इंसानों में भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कवि। नेक्स्ट है, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका देखिए, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा तो जो रोज़ प्लांट था ना, है ना,
रोज़ का पेड़ था, गुलाब का। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता में से उद्धृत है। मतलब कहाँ से लिया गया है? गीत अगीत से लिया गया है। इस कविता में उन्होंने गीत और मौन अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। इस पद्धति में नदी के किनारे खड़ा गुलाब मन ही मन सोचता है। नदी के किनारे खड़ा हुआ गुलाब है और मन ही मन सोचता है कि भगवान ने अगर मुझे व्याख्या करने की ताकत दी होती तो मैं भी अपना दुख सबसे बांट पाता। तो यदि ईश्वर मुझे वाणी का वरदान देता तो मैं संसार को अपने उन दिनों के दुख अवश्य सुनाता जब स्वयं को पतझड़ जैसा सूना और वीरान अनुभव किया। नेक्स्ट है, गाता शुक जब किरण वसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। तो मतलब है, देखो, प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीत अगीत नामक कविता में से उद्धृत है। इस कविता में उन्होंने गीत और मौन अनुभूति की तुलना करते हुए दोनों को सुंदर बताया है। इस पद्यांश में शुक पर प्रकृति के प्रभाव को दर्शाया गया है। व्याख्या क्या है? कवि कहता है, जब सूरज की मनमोहक किरणें वृक्ष के पत्तों से छनकर शुक के तन का स्पर्श करती हैं तो वह प्रसन्न होकर गाने लगता है। आशय यह है कि वह प्रकृति की मोहकता से गदगद हो उठता है। यानी कि जब सुबह होती है तो जो शुक है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है नेचर की ब्यूटी की वजह से। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, बिधना यूं मन में गुनती है। तो देखिए, अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो मुग्ध प्रेमिका मन ही मन ये सोचती है कि हे विधाता, काश मैं भी इस आनंदमय गीत की एक पंक्ति बनकर इसमें लीन हो जाती, मैं प्रेमी के प्रेम भरे भावों में खो जाती। तो वो गाना नहीं गा पा रही है प्रेमिका, बट वो चाहती है कि काश जो ये मेरा प्रेमी मेरे लिए गीत गा रहा है मैं भी गीत की एक पंक्ति बन पाती। नेक्स्ट देखिए, बताना है कि इनका हिंदी में प्रॉपर मीनिंग क्या होगा। देते स्वर यदि मुझे विधाता, तो यानी कि यदि विधाता ईश्वर मुझे वाणी देते, स्वर देते। बैठा शुक उस घनी डाल पर, तो शुक उस घनी डाल पर बैठा है। पूंज रहा शुक का स्वर वन में, तो शुक का स्वर वन में गूंज रहा है। पूंज यानी कि गूंज रहा है, आवाज़ आ रही है। हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, मैं गीत की कड़ी क्यों नहीं बन गई, लाइन क्यों नहीं बन गई। शुकी बैठे अंडे है सेती, मतलब होता है ना, अंडे पर बैठ जाती है बर्ड और उसको सेकती है ताकि उसमें से चूज़ा निकाल सके। ये क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।